हाँ बेटा, बताना कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? स्पीड हो गया था। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी मीन्स वेग। ये देख लेते हैं वेग क्या होता है। ओके, समझना। चाल क्या था बेटा? चाल क्या था? तो आपने कहा था दूरी बटे समांतराल। क्या कहा था? दूरी बटे समांतराल। हाँ वही सम, यानी कि कुल दूरी को कुल समय से भाग कर देते हैं जितना भी लगा। तो एकांक समांतराल में कितना दूरी तय किया कोई वस्तु एकांक समांतराल में, यानी 1 सेकंड में, है ना, कितना दूरी तय किया हुआ उसका होता था चाल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि एकांक लिखिए, एकांक समांतराल, एकांक समांतराल में वस्तु में हुआ हुए विस्थापन, वहां पर दूरी था बेटा, यहाँ पर क्या रहेगा? विस्थापन। तो एकांक समांतराल में वस्तु में हुए विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। उसका का मतलब उस वस्तु का, है ना, उसका वेग कहते हैं। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका वेग। कॉन्सेप्ट समझना। मान लो ये इनिशियल पॉइंट थी और यहाँ पर फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है। क्या है? डी है। या फिर मान लो एक्स है, या फिर मान लो एस है, कुछ भी मान लो। एस यहाँ से आता है, विस्थापन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो समय अंतराल है मान लेना डेल्टा टी। कितना मान लेना? और इसको भी आप डेल्टा या सी लिखोगे। क्यों? क्योंकि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी S2 माइनस S1 करोगे, यही तो आएगा डेल्टा। समझ गए? ऐसे ही T2 माइनस T1 करोगे कि भाई जब वहां पहुंचे तब समय कितना था, यहाँ पर थे तब समय कितना है, तो T2 माइनस T1 समय अंतराल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर आपसे कोई कह रहा है कि भैया डेल्टा टी समय में, कितने समय बेटा? डेल्टा टी समय में वस्तु में कितना विस्थापन हुआ? डेल्टा एस। वस्तु में कितना विस्थापन हुआ? डेल्टा एस। तो परिभाषा तो हमारा क्या था भैया? समांतराल एकांक कर लो, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक से गुणा करा दो, एकांक समय रख लो। तो एकांक समय में, एकांक समय का मतलब 1 सेकंड में डायरेक्ट, है ना, 1 सेकंड में डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, क्योंकि टी गुणे में उधर जाएगा। और एकांक समांतराल में वस्तु में हुआ विस्थापन, यही तो है। और जो ये विस्थापन है इसी को हम लोग किससे लिखेंगे? स्मॉल वी, वेलोसिटी यानी वेग। तो वेग बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटे समांतराल, विस्थापन बटे, हाँ, तो कुल मिला के हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग को इसका परिभाषा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना होगा, लिखेंगे विस्थापन, वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समांतराल। ठीक है, अब सेम ऐसे वहां पर भी हम लोग देखे थे चाल क्या होता है, चाल का फार्मूला लिखे थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसे विस्थापन का लिख लिए। ठीक है, वहां पर हम लोग पढ़े थे एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, ऐसे पूरा पूरा हम लोग यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं ना, सबका काम रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये आपका हो गया। पहले तो वेग का कांसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से कि भैया 1 सेकंड में जितना वस्तु में विस्थापन होगा उसे उसका हम लोग वेग कहेंगे। और अगर इतना चीज समझ में आ गया तो इसके बाद हम लोग कांसेप्ट पढ़ने वाले हैं वेग में, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म, या फिर इसी को बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, अब ये होता क्या है, पहले तो हिंदी में निकले फिर इसका कांसेप्ट समझते हैं कि ये क्या होता है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। क्या होता है बेटा? एक समान। या फिर इसी को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट का मतलब नियत, नियत, है ना, क्या बोलेंगे? नियत
वेग। तो एक समान वेग या नियत वेग, शब्द से यह स्पष्ट है कि पूरे गति के दौरान एक समान रहे, या फिर नियत होने का मतलब ना बदले, तो नहीं बदलेगा तो एक समान तो रहेगा ही। ठीक है, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो एक लाइन में ऐसे समझने के लिए लिख लो कि भैया समान समांतराल में समान विस्थापन क्या हो, ऐसे वहां पर दूरी लिखते थे, यहाँ पर विस्थापन, तो यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे कि भैया समान समांतराल, समान समांतराल में विस्थापन समान हो, वस्तु में विस्थापन समान। ठीक है, समझ आ रहा है ना। समान समांतराल का मतलब 1 सेकंड ले लो समांतराल को, 1 सेकंड में मान लो विस्थापन 2 मीटर हुआ, तो अगले सेकंड में भी 2 मीटर, तीसरे 1 सेकंड में भी 2 मीटर, तो 2 मीटर बटे 1, 2 मीटर बटे 1 ऐसे करोगे 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा वेग, है ना, लगातार वो तो रहेगा। इतना तो हम समझ गए। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, अभी एक साथ समझा दे रहे हैं। दूसरा कि भैया नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो आप लिख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म, या फिर इसी को आप बोल सकते हो वेरिएबल वेलोसिटी। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब असमान, ठीक है, और वेरिएबल का मतलब परिवर्ती, यानी बदल रहा हो, तो एक ही बात है भाई, असमान हो गया तो बदल रहा है, परिवर्ती वेग, इसको बोल सकते हो। ओके, अब समझेंगे इसका कंसेप्ट, यही से ऐसे समझ लेंगे। देखो भाई क्या लिख देंगे कि समान समांतराल में वस्तु में विस्थापन भिन्न भिन्न हो, मतलब असमान है ना, एक ही बात, विस्थापन भिन्न भिन्न हो, समझा रहा हूँ बेटा। अगर ऐसा है तो उस वस्तु की गति को हम लोग क्या बोलेंगे, परिवर्ती वेग से गतिशील है, और अगर समान है तो क्या बोलेंगे, नियत वेग से गतिशील है। तो ध्यान से समझना, मान लो ये समय का पैमाना है, क्या है बेटा, समय का पैमाना, ये 0 सेकंड, ये मान लेना 2 सेकंड, कितना, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड, और ये ऐसे 8 सेकंड, ऐसे गया। मान लो पहले 2 सेकंड में किसी वस्तु में विस्थापन होता है 4 मीटर, कितना होता है, ठीक है, तो वेग निकालो क्या आएगा, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समांतराल, यही तो होता है। तो आप लिखना है v1 बराबर, पहले है ना विस्थापन कितना हुआ 4 मीटर, बटे समांतराल कितना है भैया, यहाँ 0 यहाँ 2, 2 में से 0, अंतिम समय में से प्रारंभिक समय को घटाना, 2 में से 0 हो जाएगा 2, तो 4 बटे 2 का मतलब 2 दूनी 2 मीटर पर सेकंड। भाई विस्थापन का मात्रक मीटर होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा, तो विस्थापन बटे समांतराल यानी मीटर पर सेकंड आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। मान लो दूसरे 2 सेकंड में, ये 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड, तो 4 माइनस 2 करोगे 2 ही तो सेकंड आए, तो दूसरे 2 सेकंड में भी 4 मीटर दूरी तय करता है। अब यहाँ वेग निकालेंगे v2 बराबर वही चीज, विस्थापन बटे समांतराल यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, भाई यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड हो चुका था, फिर यहाँ से यहाँ 4 हुआ, इसका मतलब पूरा 4 हुआ, तो 4 में से 2 हटा देना, 2 ही बचेगा, तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हो। और जब काटोगे तो फिर क्या आएगा, 2 मीटर पर, देखो समान समांतराल में समान विस्थापन, समान समांतराल में समान विस्थापन, अगर ऐसा होता रहा तो वेग भी देखो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, एक समान रहेगा, इसी को बोलते हैं एक समान वेग या फिर नियत वेग। लेकिन अभी यही गड़बड़ करते हैं, कहे भैया पहले 2 सेकंड में तो आप 4 मीटर दूरी तय किए, दूसरे 2 सेकंड में 8 मीटर दूरी तय कर दो, कितना, थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, वेग बढ़ा दिया, तो ध्यान देना, हाँ परिभाषा से वेग बराबर विस्थापन बटे समांतराल, दूसरे 2 सेकंड में विस्थापन 8, समांतराल 4 माइनस 2, 2 काटेंगे कितना आया, 2 चौको 8, 4 मीटर। अब बताओ पहले 2 सेकंड में वेग कितना था, 2 मीटर पर सेकंड, और दूसरे 2 सेकंड में कितना है, असमान हुआ कि नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं परिवर्ती, समझ गए, परिवर्ती वेग या समान वेग, क्योंकि समान समांतराल में वस्तु में विस्थापन भिन्न भिन्न है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, आसान है। चलो सबको क्या क्लियर। अब भैया अगर हम लोग समझ गए वेग क्या होता है, एक समान वेग क्या होता है, असमान वेग क्या होता है, परिवर्ती वेग, ध्यान देना इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको आप बढ़िया से एकदम देख लो, काम रहेगा आगे, मैं यही समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे
वस्तु का वेग, वस्तु का वेग परिवर्ती होगा जब, ध्यान से समझना, वस्तु का वेग परिवर्ती कब कब होगा। एक सेकेंड, पहला देखेंगे, जब जब हाँ ऐसे डायरेक्ट लिखना होगा, जब वेग के परिमाण, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड है ना, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है ना, ये सब। तो वेग के परिमाण में परिवर्तन हो या वेग का परिमाण बदले, वेग का परिमाण बदले। ओके, एक ये हो गया। दूसरा, या जरूरी नहीं कि वेग का परिमाण ही बदले तभी परिवर्ती माना जाएगा, या वेग की दिशा, दिशा बदले, यानी वही गति की दिशा बदले। अगर मान लो कोई 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वेलोसिटी से जा रहा था, कितना बेटा, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, यहाँ तक है, ठीक है। और फिर वहाँ से यहाँ तक आया 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्या वेग बदला, क्या वेग बदला, नहीं। जनरली कहोगे नहीं, लेकिन वेग बदल गया, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो परिमाण तो नहीं बदल रहा, 10 मीटर पर सेकंड ही है, देखो 10 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन उसकी दिशा बदल गई। मैं अभी समझाता हूँ, बढ़िया समझाता हूँ, अभी क्यों नहीं, जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना कि भैया वेग का परिमाण बदल रहा है, तब भी हम कहेंगे वेग परिवर्ती है। और फिर या लिख दिया है, या का मतलब चाहे ये चाहे, यानी वेग का परिमाण ना बदले, केवल दिशा बदल रहा हो, तब भी हम कहेंगे वेग परिवर्ती है, क्योंकि वो सदिश राशि है, दिशा बदलने से उसकी वैल्यू बदल। अभी देखना, और तीसरा भी देखो, या दोनों बदले, या हो सकता है वेग का परिमाण और दिशा दोनों बदल रहा है ना, तब भी हम लोग क्या मानेंगे कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं समझाऊंगा अभी, जब त्वरण पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा वेट करना है ना, थोड़ा सा। तो भैया ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, थोड़ा सा इसको आप संभाल के रखेंगे, आगे काम लगेगा जब आपको पढ़ाएंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, उसमें काम लगेगा, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति पढ़नी है तो उसका परिमाण तो सेम रहेगा, परिमाण नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, है ना। ऐसे मान लो ये वृत्ताकार पथ पर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ऐसे ही चलेगा पूरे गति के दौरान, फिर भी इसमें त्वरण होगा। त्वरण की परिभाषा अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वहाँ एक क्वेश्चन उठता है, भाई जब वेग बदल ही नहीं रहा है तो त्वरण कहाँ से उत्पन्न हो गया, तो वही समझाना रहेगा कि भैया परिमाण नहीं बदल रहा है, पहले ही यहाँ देखो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिशा निरंतर बदल रहा है, इसलिए परिवर्ती वेग है, त्वरण उसका भी लगातार बना रहेगा। समझ गए, हाँ तो इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आगे चलेंगे। तो वेग हो गया, एक समान वेग हो गया, असमान वेग हो गया, पढ़ लेते हैं औसत वेग। क्या पढ़ लेंगे बेटा, औसत वेग। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे, थोड़ा गला खराब है तो इसलिए अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना, थोड़ा कम बोल रहा हूँ। ओके, तो देखेंगे अब हम लोग को पढ़ना है, हाँ एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान देंगे, बात कर लेते हैं औसत वेग। क्या बोलेंगे, औसत वेग। तो वही चीज़ है, एवरेज वेलोसिटी, बी ए बी शॉर्ट में लिख दे रहा है ना, ए बी का मतलब एवरेज, कुल विस्थापन। क्या बोलेंगे बेटा, ओके, कुल विस्थापन बटे, हाँ कुल समय या फिर कुल समय अंतराल। बस इसी एक कॉन्सेप्ट से हम लोग लगा लेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल करोगे उसको लगा लेंगे। 1 सेकंड लगेगा बदलते हुए, अगर टाइप दूसरा दिया है
ज़्यादा फार्मूला रखने की जरूरत नहीं, एक चाहो तो लिख सकते हो ऐसे करके। तो भैया एक समान त्वरण हो, कहीं मान लीजिए त्वरण अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहीं लिख दे रहा हूँ, उसको समझा देंगे अभी। क्या एक समान त्वरण के लिए एक समान त्वरण का मतलब हुआ क्या? त्वरण बराबर होता था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वही चीज़ है कि मतलब वेग में परिवर्तन की दर है ना, समय के साथ देखेंगे कि कितने समय में कितना वेग बदल रहा है, तो समान समयांतराल में समान वेग में परिवर्तन होता है। जैसे मान लो एक सेकंड में आप बाइक चला रहे थे, एक सेकंड में आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा देते हो, तो अगले एक सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा दो, अगले एक सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा दो। बात समझ में आ रही है? तो पहले वेग कितना था? 2 मीटर पर सेकंड, अब 2 और बढ़ाए तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4, फिर 6, फिर ऐसा। समझने वाली बात है। अगर ऐसा कहीं भी आपको दिखे कि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, जैसे 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, समान आ रहा है ना, सार्वधातुक आप लोग पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, समांतर श्रेणी में। तो अगर ऐसा कहीं है तो एवरेज निकालना बड़ा आसान होता है ना। एवरेज देखना, ऐसा अगर है तो एवरेज बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमेशा लगा सकते हो कहीं भी, है ना। तो आप बताओ, एक समान त्वरण का मतलब यही तो हुआ कि जब वेग होगा, ऐसे लिखेंगे है ना, एक एक सेकंड में मान लो बदल रहा है, तो उनके बीच का जो अंतर होगा समान होगा, समान परिवर्तन हो रहा है। तो समान परिवर्तन हो रहा है तो इसका एवरेज निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पहला वेग ले लेना और अंतिम जो भी होगा उसको ले लेना। तो 2 + 8 बटे, अच्छा कुल पदों का योग हो गया, कुल पदों की संख्या 2 ही तो है, लगा दो, हो जाएगा। समझ गए? किसी का भी एवरेज निकालना हो, मान लो ऐसे दे दिया कहीं पर 2, 4, 6 ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में दे दिया मान लो 2000, कुछ भी दे दिया, तो आप फर्स्ट टर्म उठाना, लास्ट टर्म उठाना, जोड़ के 2 से भाग कर देना, हो गया एवरेज। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं अगर एक समान त्वरण हो, हालांकि यही हम लोग को पढ़ना भी है, एक समान त्वरण है ना। तो यहाँ पे वी एवरेज बराबर याद रखना, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई प्रारंभिक मतलब सबसे फर्स्ट, हो गया। कोई डाउट तो नहीं है ना? हियर ये आया कहाँ से, मैंने समझा दिया कि वैसे लिख सकते हो। यू क्या है तो आप बताओगे कि भैया ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इसको हम लोग यू से लिखेंगे, और वी को हम लोग बोल देंगे अंतिम वेग। क्या बोल देंगे? अंतिम वेग। और 2 से तो आपका पुराना परिचय है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि 2 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका औसत वेग। एक और बच रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, कैलकुलस वाला है, काम लगेगा आगे। इसको तो आप जान चुके होंगे, चाल में मैंने बढ़िया समझा दिया था। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका मतलब क्या होता है? तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। क्या चीज बेटा? हाँ, तात्क्षणिक वेग, सही कह रहे हो, तात्क्षणिक या फिर क्या बोलेंगे, तात्कालिक, शब्द सही पता चल रहा है ना, तात्कालिक वेग। और आराम से एक लाइन में हम लोग बता देंगे, किसी विशेष, ऐसा डायरेक्ट लिखना, किसी क्षण विशेष पर वस्तु का वेग उसका, बिल्कुल सही है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। देखो, क्षण विशेष का मतलब टाइम पीरियड बहुत कम हो जाएगा, जो समय अंतराल था बहुत कम, लगभग 0 के बराबर। जैसे 2 समय दे जाए T1 और T2, T1 की वैल्यू आपसे कह दिया जाए कि 3:05, और T2 की वैल्यू भी बता दिया जाए लगभग 3:05, लगभग, है ना, वही 5 दशमलव कुछ मान लो। तो जब घटाओगे तो लगभग 0 आएगा। तो जब 2 समय के बीच अंतराल 0 आ रहा है, इसका मतलब वही विशेष क्षण की बात हो रही है, 3:05 की ही बात हो रही है लगभग। तो उस टाइम पे कितना वेग होगा,
है ना। तो जाहिर सी बात है उस समय जो विस्थापन हुआ होगा उस समय अंतराल में बहुत कम हुआ होगा, बहुत कम। और ऐसा जब होता है तो आप लिमिट क्या ले लेते हो बेटा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी समयांतराल या T2 माइनस T1 को आप लिखते हो डेल्टा टी से, ये समय का अंतर होता है और ये बहुत कम है, ये लगभग जीरो, तो जीरो की ओर अग्रसर है, यानी जीरो होने वाला इतना कम है। अगर ऐसा है तब डेल्टा, अभी क्या है ये हम लोग वेग पढ़ रहे थे ना, तो विस्थापन बटे समांतराल, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बराबर क्या हो जाता था, डी एस बाई, इन दोनों का अंतर क्या होगा, इतना अनंत सूक्ष्म होगा, तो उसको डेल्टा एस ना लिख करके डी एस, ऐसे यहाँ पर डेल्टा टी ना लिख करके डी टी, और इसका मतलब आप जानते हो, और ये बराबर क्या होगा बेटा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ आ रहा, कुल मिला के आप लास्ट वाला याद रखो बस, डी एस बाई डी टी। और जो बच्चे कलन पढ़ ले वो याद रखें विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, विस्थापन का, हाँ ये बताता क्या है, एक ही चीज बताता है कि समय के साथ परिवर्तन की दर विस्थापन में, यानी एक सेकंड और भी कम, एक सेकंड से भी कम जो होता है ना, नैनो सेकंड पर भी बताएगा कितना वेग है, क्लियर। हाँ तो ये तात्कालिक वेग बताएगा, इसलिए इस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो ये भी समझ आ गया होगा आपको। और अगर मुझे लगता है बेसिक चीजें हम लोगों ने समझ लिया, चाल और वेग क्या होता है, क्लियर है। कुछ इन दोनों में जो रिलेशन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। कई बार आता है चाल और वेग में अंतर लिखिए, उस टाइप से भी देख लेते हैं, मुख्य चीजें देख लेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेंगे। अगर हम बात करें चाल किसकी बेटा, स्पीड की, तो इसमें समझना सबसे पहली बात तो यह है इसका एसआई मात्रक, एसआई, तो आप कहोगे कि सर इसका एसआई मात्रक भी चाल बराबर होता क्या था, तो आप बताएंगे दूरी बटे समय है, वही समय अंतराल का मतलब समय। दूरी क्या एक प्रकार की लंबाई है, क्या है, और समय तो टाइम है, ये समय है, ये जानते हैं, दोनों ही मूल राशि हैं। चाल का मात्रक वही होगा जो दूरी बटे समय का होगा, तो दूरी का मात्रक होगा मीटर और समय का मात्रक होगा सेकंड, तो इसलिए चाल का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर लिख देंगे एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ओके, ये हो गया। अब अगर मात्रक जानते हैं हम लोग तो और चीजें भी देख लेते हैं, जैसे इतना याद रखना भैया, गतिशील वस्तु का चाल इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई जब गतिशील है तो हाँ दूरी कुछ ना कुछ होगा उसका, दूरी बटे समय जीरो नहीं हो सकता। ओके, और आप बताएंगे एंड नेगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो जब दूरी ऋणात्मक नहीं होगी और समय भी ऋणात्मक नहीं होता तो उन दोनों का अनुपात भी ऋणात्मक नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। और दूसरी चीज ऐसे लिख लें दोबारा से करके कि भैया गतिशील वस्तु का जो चाल होगा वो हमेशा कैसा होगा, कैसा, सदैव, सदैव कैसा होगा, धनात्मक, धनात्मक होगा ना। ओके, तो और क्या जानना चाहिए हम लोग को इसके बारे में, कुछ और जानना चाहते हो तो बताओ जल्दी से, अदिश सदिश है ना। ओके, तो ये भी लिख लो फटाक से भैया, यह अदिश राशि है, क्या है बेटा, अदिश राशि। ओके, और कुछ जानना चाहिए बताना, अभी याद आएगा तो और बता देंगे, मुझे लगता है लगभग चीजें जान चुके हैं। ऐसे सेम हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी के बारे में, किसके बारे में, हाँ देख लेते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे, ये क्या था भैया, स्पीड, यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, वेलोसिटी। ओके, तो एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि विस्थापन बड़े समांतराल, विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई होती है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। अच्छा, गतिशील वस्तु का यहाँ वेग लिख दें, क्या लिख दें बेटा, गतिशील वस्तु का वेग। और अगर हम वेग की बात करें भैया तो इसका जो वेग होगा जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, जीरो, ऋणात्मक और धनात्मक कुछ भी हो सकता है ना, इसको हटा देंगे।
ठीक है। और ये राशि कौन सी होगी, तो आप बताएंगे कि भैया ये तो सदिश राशि होगी। कौन सी राशि बेटा, सदिश, ये सदिश राशि होगी। ठीक है। अब हम लोग एक सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं, यानी एक दिशा में गति पढ़ रहे हैं। तो ध्यान ये रखना कि भैया अगर मान लो किसी एक दिशा में गति हो रही है, ए से बी तक गति हुई, तो जब एक दिशा में गति हो रही है तो याद रखना दूरी बराबर होगा विस्थापन, दोनों बराबर हो जाएंगे। और मार लगा देना, यानी परिमाण, उसका जो परिमाण होगा उससे बराबर। जाहिर सी बात है जब एक ही दिशा में हो रहा है तो परिमाण भी बराबर होगा, दिशा भी एक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर हो जाएगा। और जब दूरी बराबर विस्थापन है तो आप खुद सोचिए, चाल बराबर क्या लिखा जाता है, दूरी बटे समय, और वेग बराबर क्या लिखा जाता है, विस्थापन बटे समय। और जब दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है, इसका मतलब चाल और वेग भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हाँ हाँ बिल्कुल, तो याद रखना एक विमीय गति में, यहाँ पर 1D मोशन है ना, और 1D मोशन, यानी एक विमीय गति में हम लोग कह सकते हैं कि जो विस्थापन होगा, ठीक से लिखेंगे, विस्थापन का परिमाण दूरी के क्या होगा, बराबर ही होगा। जितना दूरी का परिमाण होगा ना विस्थापन, वैसे तो कम हो सकता है ना अगर हाँ और गति हो रही तो, अगर ये है इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। जब यही दोनों बराबर हो गया, यही दोनों में डिफरेंस था, तो इसलिए चाल और वेग भी क्या हो जाता है, तो चाल बराबर किसके हो जाएगा बेटा, वेग के, और वेग का क्या लिखेंगे, परिमाण, है ना। तो ये चीज याद रखना। तो कहीं अगर एक विमीय गति पढ़ रहे हो, उसमें कहीं दूरी या दूरी की जगह विस्थापन या विस्थापन की जगह दूरी लिखा है, तो उसको सही करने की जरूरत नहीं कि गलत लिखा है, हम लोग समझ जाएंगे कि उसका केवल परिमाण लिखा हुआ है ना। जैसे s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ लोग लिख देते हैं भैया विस्थापन, कुछ लोग लिख देते हैं दूरी है ना। तो समझना है कि एक विमीय गति हो रही है, दोनों के लिए ठीक है, परिमाण उतना ही होगा। और इसमें हम लोग वेक्टर भी नहीं लगाते हैं, देखो विस्थापन वेक्टर भी नहीं लगाते, यहाँ वेग वगैरह जो कुछ भी लिखे देखो वहाँ वेक्टर लगाए, यहाँ ए और बी पे भी वेक्टर नहीं लगाए, कैसे जोड़ना है क्लियर। क्योंकि एक भी में याद रखना, ये 1D मोशन के लिए ही सही है। अगर आप 2D मोशन में चले गए या 3D मोशन में कहीं भी चले गए, तो U और B क्या है, वेग है, और वेग एक सदिश राशि है, तो सदिशों को जोड़ने का नियम अलग होता है, समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ेंगे, है ना, जो भी होगा ऐसे जोड़ेंगे। तो याद रखना वहां लिखेंगे वेक्टर U प्लस वेक्टर V डिवाइड बाई 2। हम लोग इसको पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 समतल में जब गति बढ़े, ठीक है। क्यों भैया, इन दोनों को जब जोड़ना हो पहले तो एक ही दिशा में होंगे, ये और भी एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में है तब तो जुड़ता ही है। इसका अगर हम फार्मूला भी लगाएंगे, वेक्टर भी लगाएंगे तब भी जुड़ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ वेक्टर लगाने की जरूरत। लेकिन जब द्विविमीय गति होगी तो वहाँ वेक्टर लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि हो सकता है प्रारंभिक वेग की डायरेक्शन ये हो और अंतिम वेग की डायरेक्शन ये हो, तो जब इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ कोण बन जाएगा, और सदिशों को जब जोड़ते हैं तो कोण पर निर्भर करता है, इसलिए वैल्यू इसकी दूसरी होगी उसकी दूसरी। तो इतना सावधानी बरतना है कि भैया 1D मोशन में सर जी ये फार्मूला लिखो है, और धीरे धीरे हमारी समझ विकसित हो जाएगी, हम जान जाएंगे कैसे जोड़ना है। सदिश राशि तो जानते हैं, अभी सदिश पढ़े नहीं ना हम लोग, तो इतना समझ आ गया। और इतना समझ में आ गया तो रिलेशन भी देख लेते हैं, है ना। रिलेशन बिटवीन किसमें भैया, तो स्पीड, बिल्कुल सही, एंड वेलोसिटी, ये हो गया। चलो देख लेते हैं भैया इन सब में रिलेशन क्या क्या हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग उसमें देखे थे विस्थापन और दूरी में, है ना, असमिका के रूप में, याद रखना इनका संबंध इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, और कितने टाइप से लिख सकते हैं ना। चलो देखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे, थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी, दिख तो रहा होगा, इतने काम चलेंगे, ऐसे दो भागों में कर लेंगे। आप बताओगे सर, एक तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी चाल होगा, ठीक है, वो हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा, विस्थापन बोल रहा हूँ, वेग, क्या बेटा, वेग से क्या होगा, बड़ा होगा, और या फिर बराबर, इतना नहीं हो सकता। समझने वाली बात है, क्यों ऐसे कैसे लिख दिया गया। तो आप बताओगे सर, जो चाल होता है वो दूरी बटे समय,
क्या होता है बेटा, ओके। और जो वेग होता है वो विस्थापन बटे अब समझने वाली बात यह है कि भैया समय पे तो दोनों सेम तरीके से डिपेंड करता है, दोनों में कॉमन चीज हो गया। यानी चाल और वेग का अगर तुलना करेंगे तो किसके साथ होगा, दूरी और विस्थापन। अब आप सभी जानते हो कि भैया दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी अगर ऐसे जा रहा है तो ज्यादा हो, और विस्थापन तो हमेशा यही होगा ना, तो ये विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होगी या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के, यानी डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा। जाहिर सी बात है अगर अंश छोटा हो गया, बात समझ, यानी नीचे सेम चीज लिखा है, मान लो 2, ऊपर लिखा है 10 और यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, अंश छोटा हो गया तो भाग करेंगे 2 चौको 8 और इसको भाग करेंगे 2 पंचे 10, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, ज्यादा। और यह है क्या, चाल के बराबर, चाल ज्यादा हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो चाल होगा बेटा वो बड़ा हो जाएगा, किससे, वेग से। लेकिन अगर मान लो ऐसे चल के ही गया हो ऐसे, तो आप बताएंगे सर यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर है, ओके, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, तो ये दूरी और विस्थापन भी बराबर हो जाएगा, तो चाहे इसकी जगह वो लिखो उसकी जगह, और अब दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गया, मान लो यहाँ 10 था तो यहाँ भी 10 आ गया, तो 2 पंचे 10, तो बताओ चाल और वेग भी बराबर हो गया। तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, एक तो विस्थापन वो दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है, एक बराबर हो सकता है, इसीलिए चाल भी वेग से बड़ा हो सकता है और बराबर, समझ गए, तो ये हो सकता है, ऐसे मैंने लिख दिया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। या फिर ध्यान समझना, दोनों पक्षों में वेग से भाग कर दें तो यहाँ तो आ जाएगा चाल बटे वेग, समझना ध्यान से, चाल बटे वेग इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ वेग से भाग करोगे 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब बताओ क्या ये रिलेशन सही है, ध्यान से देखना, क्या ये रिलेशन सही है, नहीं सही है। मैं बता रहा हूँ कैसे, भाई वेग धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है, देखो वेग ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, अगर मान लो ऋणात्मक हो गया तो ये तो पूरी वैल्यू माइनस में आएगी, अब माइनस कुछ भी, मान लो -10 आ गया, दोनों का अनुपात माइनस, अब क्या -10 1 से बड़ा होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसलिए आप कहेंगे नहीं ये सही तब होगा जब इसका हम केवल परिमाण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मॉड लगाने का मतलब निरपेक्ष मान, अंदर कुछ भी हो बाहर प्लस ही आएगा, हाँ, तो इसका केवल परिमाण लिखेंगे, वेग -10 मीटर पर सेकंड है तो हम केवल 10 लिखेंगे, तब ये सही होगा। तो याद रखना इस तरीके से ऑप्शन में मिलेगा, अगर पहले वाले तरीके से मिला तो गलत होगा, ये सही है रिलेशन। देखो 2 तरीके से हो गया, तीसरा और चौथा तरीका देखो सेम, इसी को उल्टा करके लिख दो कि भैया जो वेग है ओके वो छोटा है, वेग क्या है, छोटा है चाल से, छोटा है या बराबर भी हो सकता है, तो छोटा और बराबर, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, माइनस होगा तब भी छोटा है, प्लस होगा तब भी छोटा है, अच्छा। या फिर दूसरा दोनों पक्षों में चाल से भाग कर दो, तो देखना वेग बटे चाल, वेग बटे इज लेस देन आर इक्वल टू 1, भाई चाल से यहाँ भाग करोगे तो चाल से चाल कट जाएगा, 1 बचेगा, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर आप बताओगे ये रिलेशन सही है, क्या है बेटा, सही है, क्योंकि अगर वेग माइनस भी हुआ तभी कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाली संख्या 1 से छोटी है, क्लियर है। तो ये मुझे लगता है कि हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। 1-2 नंबर का पूछा जाता है, चाल और वेग में अंतर बताओ, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ये सदिश है वो अदिश है, बात समझ आ रही है, ये धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, वो केवल धनात्मक ही होगा, अगर रुका हुआ है तो शून्य भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है गतिशील वस्तु का चाल सदैव धनात्मक हो, शून्य नहीं हो सकता है ना। कुछ बुक वाले ने लिख रखा है कि वह वस्तु का चाल या तो शून्य होगा या तो धनात्मक होगा, तो समझना ये है कि वस्तु जब रुका होगा तब की बात करें, मैंने गतिशील लिखा तो इसके हिसाब से, यहाँ तक बात क्लियर है। तो वेग क्लियर हो गया, अब हम लोग पढ़ लेते हैं त्वरण, क्या पढ़ लेते हैं, त्वरण पढ़ लेते हैं। देखो बिल्कुल, एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, इसको समझना है भैया क्या चीज़ होता है। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं।
हाँ, एक लाइन में यही लिखी दो है ना। क्या लिखेंगे? वस्तु किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, ध्यान समझना, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। याद ये रखना कि इसे सामान्यतः स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। समझ आ रहा होगा बात? यानी अब जहां त्वरण लिखना होगा वहां हम लोग स्मॉल ए लिख के काम चला सकते हैं। चलो भाई, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इस डेफिनेशन को पहले समझते हैं, फिर इसका फार्मूला लिखेंगे। ये कह रहा है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। समझने वाली बात, ध्यान देना। मान लो ए पॉइंट है और ए पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हैं, ऐसे जा रहे हैं आप। मान लो बाइक से जा रहे थे, पहले 1 सेकंड में 0 सेकंड था जब स्टार्ट किया था, टाइमर लगाए थे, यहाँ से यहाँ तक मान लेना 1 सेकंड हो गया। कितना बेटा? 1 सेकंड। पहले 1 सेकंड में आपने खींच दिया, पहले 0 वेग था, वेग भी कितना था यहाँ पर? 0। ठीक है, यहाँ पर मान लो आपने खींच लिया कि 5 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना हो गया? ओके। और यहाँ पर मान लेना 2 सेकंड है, यहाँ पर फिर आपने खींच दिया दूसरे 1 सेकंड में, मान लो 10 मीटर पर सेकंड कर दिया। कितना? और ये मान लो V3 था। ऐसे आप करते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। तो समझने वाली बात है, किसी वस्तु के, वस्तु का मतलब आपकी बाइक हो गई जिससे आप जा रहे थे और आप बैठे हुए, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, ये दर हम लोग समय के साथ देखते हैं ना कि भैया समय के साथ कितना बदल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? त्वरण। समझना, 0 से 1 सेकंड यानी 1 सेकंड में कितना भैया? समय अंतराल का मतलब समझना, 1 - 0 का मतलब 1, 1 - 0 का मतलब 1। तो 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना हुआ? आसान है, पहले हम 0 से जा रहे थे, आप 5 से जा रहे हैं, इसका मतलब 5 बदल गया। कैसे पता करेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो b2 माइनस 1 सेकंड में 5 - 0 बराबर, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकंड। समय अंतराल कितना था? 1 सेकंड। कितना? 1 सेकंड। बस यही तो देखना है। v2 माइनस v1, वेग में परिवर्तन हो गया। समय अंतराल कितने समय में? तो t2 माइनस, भाई प्रारंभ में वेग हमारा कितना था? 0, तो समय कितना था? t1, वेग v1, समय t1। अंत में वेग v2 था, समय t2 था। तो समय अंतराल निकालना होगा, अंतिम समय में से प्रारंभिक समय को घटा देंगे, ये हो गया समय अंतराल। और वेग में परिवर्तन कितना हो ये निकालने के लिए अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। तो भैया वेग में परिवर्तन और बटे क्या हो गया? समय अंतराल। तो इतने समय अंतराल में इतना वेग का परिवर्तन हुआ, दोनों का अनुपात है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं भैया? समझ आ रही बात? ओके, तो मैं अब इसको फार्मूले में लिख सकता हूँ। समझना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर डेल्टा V बाई डेल्टा T, और बता देंगे यहाँ। समझना, डेल्टा V का मतलब वेग में परिवर्तन। वेग में कैसे निकालते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग को तो हम लोग किससे लिखते हैं? V से। प्रारंभिक वेग को U से। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अभी ऐसे ही लिखो, जब जान जाएंगे तो लिखेंगे B2 माइनस B1। अच्छा, डेल्टा T क्या है? तो समय का अंतर, तो T2 माइनस T1। ये बात समझ आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अवधारणा समझ में आना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं। तो त्वरण ये हो गया। तो आप आसानी से बताओगे, अगर हम देखें कि आप अपने बाइक में कितना त्वरण उत्पन्न किए, तो आप बताओगे सर वेग में परिवर्तन तो 5 हुआ था और समय 1 सेकंड हुआ था, है ना? तो वेग में परिवर्तन बड़े समय अंतराल, है ना? तो आप ध्यान देना, 5 को 1 से भाग करोगे तो 5 आएगा। इतना आपका त्वरण हो गया। मात्रक क्या होगा? आप कहोगे सर वेग में परिवर्तन तो 5 मीटर पर सेकंड था और समय अंतराल कितना था? सेकंड था। तो सेकंड बटे 1 कर सकते हो। सबसे ऊपर का गुणा कहाँ होगा? सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर, सेकंड का सेकंड। तो 1 का गुणा मीटर में होगा तो मीटर, सेकंड का सेकंड में होगा तो सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है। तो यहीं पर लिख भी दो, यहीं पर
भाई जो इसका मात्रक होगा हम लोग को रटना है ही नहीं, कुछ नहीं रखना भैया। त्वरण का वही मात्रक होगा जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का होगा। डेल्टा वी क्या है, वेग में परिवर्तन, देख लिए। डेल्टा टी क्या है, समांतराल, समय में अंतर। तो वेग में परिवर्तन भी वेग होगा, उसका मात्रक मीटर पर बटे सेकंड होगा, और होल डिवाइडेड बाई समांतराल का मात्रक सेकंड होगा, बटे 1 कर देना, सबसे नीचे होगा यहाँ सेकंड का सेकंड क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। त्वरण जान ले, कॉन्सेप्ट समझ ले, मात्रक जान ले। अब ये भी हम लोग देख लेते हैं एक समान त्वरण असमान त्वरण क्या होता है, ठीक है, जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को एक समान त्वरण ही पढ़ना है, और उसी के लिए समीकरण जो है v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस आर टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2 है, सब एक समान त्वरण के लिए, तो वहीं पे लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बेटा यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मीन्स बिल्कुल सही, एक समान या फिर नियत त्वरण। एक चीज़ और समझाते पहले आपको यहाँ पर, फिर इसको पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा बस यही समझा देंगे। इसको तो बना ही लोगे ऐसे बगल में कि यहाँ इसका मतलब ये है, और समझना है कहीं पर भी अपनी कॉपी में ऐसे बॉक्स बना के लिख लेना एक चीज़, क्या ध्यान देना, पहला कंसेप्ट इफ यदि v2 इज ग्रेटर देन v1, यानी अंतिम वेग जो है वो ज़्यादा है और प्रारंभिक वेग कम है। क्लियर? जैसे शुरुआत में हम लोग स्टार्ट किए थे 0 से 5 से ऐसे जा रहे थे, लास्ट में मान लो 40 है, तो अंतिम वेग ज़्यादा है, प्रारंभिक वेग कम, इसका मतलब वेग बढ़ रहा था, वेग वैसे खुद ब खुद पता चल जाएगा वेग बढ़ रहा था। अगर ऐसा है, ध्यान समझना, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, ऐसे कर लेंगे और अब समझना बेटा, अगर अंतिम वेग ज़्यादा है प्रारंभिक वेग कम है, इसका मतलब है कि वेग क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, वेग ऐसे लिखना, अर्थात वेग बढ़े, वेग क्या हो भाई, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो वेग बढ़ेगा या तो वेग घटेगा। जैसे मान लो 10 के स्पीड में जा रहे थे, आप स्लो कर ले 8 मीटर पर सेकंड, तब भी तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो दो तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ेगा तभी तो अंतिम वेग ज्यादा होगा, प्रारंभिक वेग कम होगा। और अगर ऐसा है अर्थात वेग बढ़े तब ध्यान देना ए बराबर पॉजिटिव, ए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ए बराबर v2 माइनस वी वन बटे v2 माइनस वी वन बटे, ध्यान समझना भैया, समय तो हमेशा बढ़ता जाएगा तो वो तो हमेशा धनात्मक ही रहेगा, बात समझ आ रही है। अब वेग डिसाइड करेगा, अब v2 ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को घटाओगे क्या मिलेगा, धनात्मक, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा क्योंकि v2 ज़्यादा था। तब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, त्वरण। क्या बोलते हैं इसको, त्वरण बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सेलरेशन। बात समझ आ रही है। एंड सेकंड समझना, यदि v2 इज लेस देन v1, भैया अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से क्या हो गया, कम। इसका सीधा सा मतलब आप जानते हो, बिल्कुल सही, अर्थात वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, अर्थात वेग घटे। जब वेग घटे तो आपको समझ जाना क्या करना है, क्या ध्यान, तब त्वरण ए बराबर क्या होगा, निगेटिव। क्यों? आप कहोगे सर ए बराबर है v2 माइनस v1, वेग में परिवर्तन और बड़े समांतराल यानी t2 माइनस t1। तो समझना ये तो हमेशा धनात्मक ही आएगा, समय का अंतर, समय हमेशा बढ़ता जाएगा तो t2 हमेशा ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे प्लस मिलेगा। यहाँ पर देखो v2 कह रहे हो कम है और v1 क्या है ज़्यादा, अंतिम वेग कम है प्रारंभिक वेग ज़्यादा, कम में से ज़्यादा को घटाओगे क्या मिलेगा, निगेटिव।
और जब इन दोनों का रिजल्ट निकालोगे तो भी कैसा है, तो त्वरण कैसा आ गया, नेगेटिव। त्वरण नेगेटिव आने का मतलब है इसको हम लोग मंदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मंदन। अगर कहीं पे मंदन लिखा है तो उसका मतलब भी वेग में परिवर्तन की दर है। बात समझे, वो भी एक प्रकार का त्वरण ही है, बस हुआ क्या है, त्वरण रहेगा ऋणात्मक। ऋणात्मक कब रहेगा, जब वेग घट रहा हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, ऐसे लिख लेना। मीन्स मंदन। बात समझ आ रही, तो एक चीज और समझना, यदि v2 इज इक्वल टू v1, ऐसा भी तो हो सकता है अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के क्या है, समान, बराबर है ना। या हमेशा वेग बराबर ही रहता है, v2 और v1 का मतलब भिन्न भिन्न वेग है, दोनों वेग क्या है, बराबर है। तो जब घटाओगे तो त्वरण कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे अर्थात वेग कैसा है बेटा, नियत वेग कैसा है, यानी एक समान वेग। क्या है, एक समान। अगर एक समान वेग है देन ये सब न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। b2 माइनस b1, अब बराबर चीज़ों को घटाएंगे तो जीरो। अरे भाई दोनों ही बराबर है ना, और जीरो को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो ऊपर वाला जीरो हो गया, जीरो को डेल्टा टी से भाग करेंगे जीरो, तो इतना हो गया, त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, त्वरण ही नहीं है ना। हाँ सुनिए, इसको आप ऐसे करके जहाँ पर त्वरण पढ़ेंगे वहीं पर ऐसे लिख लीजिए, छोटा करते रहें, फिर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वापिस आते हैं भैया और देखते हैं कि एक समान या फिर नियत त्वरण क्या होता है। आसान है, एक समान का मतलब बदलवे न करें, नियत का मतलब वही है कांस्टेंट रहे ना बदले, है ना। एक समान का मतलब हमेशा बराबर है, बराबर रहने का मतलब नहीं बदल रहा। इसमें आप एक लाइन में बता सकते हो, जब वस्तु, हाँ देखो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समांतराल, तो समान समांतराल में समान वेग में परिवर्तन, बस इतना बता देना है। 60 में बोल देंगे क्या, बिल्कुल समान समांतराल। वस्तु के वेग में परिवर्तन समान, परिवर्तन कैसा हो बेटा, समान, बस समझ गए। अगर समान होगा तो त्वरण क्या होगा, एक समान होगा, है ना। अब एग्जांपल लेकर भी समझाते हैं, पहले दूसरा वाला देख लें। देखो भाई दूसरे वाले को बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म। चलो इतने से काम बन जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल, एक्सेलरेशन मीन्स असमान, असमान या फिर क्या बोलेंगे बेटा, परिवर्ती। यानी बदल रहा है ना, परिवर्ती त्वरण। ओके, असमान या फिर परिवर्ती त्वरण। तो ये होगा क्या, जब समान समांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो। एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं ना, ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया, यहाँ से यहाँ ये 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, और यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड, ऐसे लिखा हुआ है, एक एक सेकंड का समय अंतराल है, ठीक है। मान लो पहले 1 सेकंड में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा वी, है ना, v2 माइनस v1 कितना होता है, 2 मीटर पर सेकंड का, कितना। और दूसरे 1 सेकंड में भी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आती है, 2। तीसरे 1 सेकंड में भी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आती है, 2। अब त्वरण की परिभाषा से अगर हम लोग फार्मूला लगाएं तो आप कहेंगे सर ए बराबर होगा क्या, वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 2,
बटे समयांतराल, भैया 1 में से 0 जाएगा 1 सेकंड, 1 सेकंड में, तो बराबर कितना आया 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे ये A1 आया है ना, A2 निकाल लेना दूसरे 1 सेकंड के लिए, तो फिर वही चीज वेग में परिवर्तन दूसरे 1 सेकंड में भी कितना हो रहा है 2, समयांतराल 2 में से 1 जाएगा 1, भाग करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो A1 बराबर A2 है, ऐसे बराबर A3 बराबर A4, सब बराबर ही आ रहा है, तो त्वरण एक समान हुआ कि नहीं हुआ? बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो रहा है। तो जब समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान होगा तो उसको एक समान त्वरण कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पर हम बदल दें थोड़ा सा, यानी कि भैया रुक जाओ एक सेकंड, आपके हाथ में बाइक का रेस है, आप पहले 1 सेकंड में उसको वेग में परिवर्तन कर देते हो, मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड, कितना 0 था 5 कर दी पहले 1 सेकंड में, दूसरे 1 सेकंड में आप 20 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन कर रहे हो। इसका मतलब वो 5 से बढ़ा के 25 कर दे रहे हो, तो 25 में से 5 जाएगा 20, तो पहले 1 सेकंड में 5, दूसरे 1 सेकंड में 20। बात समझ में आ रही है? ऐसे तीसरे 1 सेकंड में मान लो कुछ आ गया, रोकने लगे तो कम कर दिए, कम किए तो कितना घटाए, तो कुछ मान लो जितना घटाओगे वही परिवर्तन होगा, तो मान लो आप 8 कर दिए, 8 मीटर पर सेकंड वेग परिवर्तित, इसमें परिवर्तन बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कितना है। अब निकालना है त्वरण, तो A1 बराबर वेग में परिवर्तन भैया 5 बड़े समय अंतराल यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे 1 सेकंड के लिए त्वरण निकालेंगे क्योंकि वहाँ वेग और ज़्यादा परिवर्तित हुआ, तो भैया 20 बटे 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझने वाली बात है, यहाँ त्वरण बराबर नहीं है, यानी बदल रहा है, बदल रहा है इसका मतलब परिवर्ती है, और इसी को बोलते हैं असमान। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि समान समय अंतराल में 1-1 सेकंड में असमान वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न है, यहाँ 5 वहाँ 20 वहाँ 8 ऐसे। अब मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम समझ में आ गया कि असमान और एक समान का मतलब क्या होता है। याद ये रखना कि हम लोग को एक समान ही पढ़ना है। कौन सा बेटा? क्योंकि यही एक समान त्वरण रहेगा तभी हम लोग अपना समीकरण लगा पाएंगे। मान लो बदल गया तो दूसरे सेकंड में तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक जान गए। अब एक चीज़ और, कैलकुलस वाला भी फार्मूला समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बिल्कुल, तात्क्षणिक त्वरण भाई, पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, कोई विशेष टाइम होगा वहाँ पे पूछ ले भैया इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे त्वरण कितना था, और हर एक 0.00 सेकंड में भी बदल रहा होगा ना। और ये कब होता है? जब परिवर्ती हो। यहाँ भी जानो, यहाँ भी जानो भैया, परिवर्ती होगा तभी इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर किसी क्षण विशेष पर वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग की जरूरत कब होगी? जब वेग परिवर्तित हो, नहीं तो एक समान है तब तो हर सेकंड पे बराबर ही रहेगा। तो बस इतना आप समझते हो। हाँ, यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले थे तो लिखेंगे, बिल्कुल मीन्स तात्क्षणिक त्वरण, बिल्कुल सही, तात्क्षणिक या फिर तात्कालिक, क्या बोलते हैं बेटा? तात्कालिक त्वरण। ओके, तो ये पढ़ना है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये होता क्या है। कैलकुलेशन, वो कैलकुलस पढ़ना है, कलम पढ़ना होता है उससे। अगर ये नहीं पढ़े हो, मैंने पहले ही बता दिया था, पढ़ना उससे, तब दिक्कत हो सकती है आपको कि पता नहीं क्या चल रहा है। वही चीज़ है किसी क्षण विशेष पर, है ना, तो परिवर्तित त्वरण के लिए ही होगा, बस ऐसे लिख लेना, किसी क्षण विशेष पर वस्तु का त्वरण, बिल्कुल सही, उसका तात्कालिक त्वरण कहलाता है, उसका तात्कालिक त्वरण कहलाता है। अब समझेंगे ये होता क्या है, तो ध्यान देना, कोई त्वरण था, अब त्वरण बराबर आप लिखते क्या थे? v2 माइनस v1, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल t2 माइनस t1। बहुत ध्यान समझना, तो इसको आप डेल्टा भी लिख देते थे भाई, वेग में अंतर, यहाँ समय में अंतर डेल्टा t लिख देते थे। अब अगर मान लो डेल्टा t टेंस टू 0 हो, यानी समय का अंतर जो है बहुत कम हो, लगभग 0 होने वाला हो, तो ध्यान ये रखना, जब समय का अंतर बहुत कम है तो उसमें वेग में परिवर्तन 1000 गुना थोड़ा हो जाएगा, वेग में परिवर्तन भी क्या होगा? बहुत कम होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? dt, और इसको क्या लिख देते हैं?
अच्छा लिखते कैसे हैं, तो लिमिट अप्लाई करते हैं, ध्यान देना, ए बराबर लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी जो समय अंतराल है वो जीरो की ओर अग्रसर है, जीरो आगे बढ़ रहा है जीरो की ओर, है ना, होने इतना कम है कि जीरो होने वाला है। और जब समय अंतराल बहुत कम हो जाएगा तो बहुत कम समय अंतराल में वेग में परिवर्तन भी बहुत कम होगा। तब अगर ये लिमिट अप्लाई करें इस पर, है ना, इस पर या इस पर, बात एक ही है, यानी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, तो इसलिए इसको हम लोग डी टी लिखेंगे और इसको हम लोग डी बी लिखेंगे, डी बी बाई डी टी। बात समझ आ रही है? इसका सीधा सा मतलब है वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, यानी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर दे क्या मिल जाएगा, त्वरण। और अगर देखो अब एक चीज समझ लेते हैं ना, मान लो दूरी है, दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करना है, इतना तो आप लोग जानते होंगे कि भैया y का x के सापेक्ष अवकलन बराबर dy बाई डी, यही तो होता है। तो जैसे ही पूछे दूरी s मान लेना, अभी क्या है दूरी, तो दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन, तो भैया y का x के सापेक्ष dy बाई डी, जिसके सापेक्ष होता है वो हमेशा हर में रहता है, उससे हम तुलना करते हैं अंश वाले राशि, ठीक है। तो s का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ds बाई डी, दूरी था ना, तो इसको आप लिख सकते हो तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कलन के हिसाब से डायरेक्ट है ना। अच्छा कहीं लिखा हो s, मान लो ये विस्थापन है, क्या है बेटा, ओके, तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, तो बोलेंगे ds बाई dt, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहीं लिख जाए वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, तो dv बाई dt, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर। भैया इतना याद रखना, अवकलन बताता क्या है, परिवर्तन की दर, कि भैया y में परिवर्तन हो रहा है x की तुलना में कितना, जैसे x बदल रहा है x में भी परिवर्तन हो रहा है, d का मतलब वही हुआ ना, डिफरेंस ही निकालेंगे। तो याद रखना कि भैया x में परिवर्तन हो रहा है, या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा ना, इसकी तुलना में y में कैसा परिवर्तन हो रहा है यही बताता है। तो वही चीज़ है, समय के सापेक्ष दूरी में कितना परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष विस्थापन में कितना परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण, विस्थापन के परिवर्तन की दर वेग, और दूरी के परिवर्तन की दर, बात एक ही है। तो गणित के हिसाब से भी हम लोग समझ सकते हैं, और इस सबका काम रहेगा अमेरिकल्स में, इसलिए पढ़ना जरूरी है, जितना अधिक पढ़े रहेंगे इसका ग्राफीय निरूपण भी समझ में आएगा, इसका मतलब क्या होता है। तो त्वरण मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया।